सो हेलो स्टूडेंट्स, हम जल्दी से करने वाले हैं सेट 5 का क्विक रिवीजन, ताकि आपने जितना पढ़ा है आपका एक बार फुलफिल रिवाइज हो जाए, है ना। तो जल्दी स्टार्ट करते हैं। हमारा सेट 5 कर रहे हैं, लास्ट हमारा सेट बचा है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा आते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे 1 मार्क्स क्वेश्चन से। बाकी आपका कॉमन इंस्ट्रक्शंस आपको दिया गया है, सेट 5 है, क्लास 12 फिजिक्स है ना। 30 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, आपके पास 1.5 घंटे का समय होगा यहाँ पर, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन का है, राइट रिलेशन बिटवीन पीक वैल्यू एंड आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, है ना। पीक वैल्यू एंड आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट के बीच आपका रिलेशन लिखना है। तो आई आर एम एस इक्वल टू क्या होता है? आई आर एम एस इक्वल टू होता है आपका आई नॉट बाई रूट टू, ठीक है। और ये होता है आपका पीक वैल्यू एंड, ये आपका रिलेशन होता है पीक वैल्यू एंड आरएमएस वैल्यू के बीच का रिलेशन, ठीक है। तो आपको ये लिखना है पीक वैल्यू एंड आरएमएस वैल्यू, ठीक है। पर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन अल्टरनेटिंग करंट एंड वोल्टेज इन ए प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। अगर किसी सर्किट में प्योर रेजिस्टेंस लगा है तो उसमें तो पूछा जा रहा है कि फेज डिफरेंस क्या क्या होता है। तो याद रखना, इनमें अगर प्योर रेजिस्टिव सर्किट है तो करंट और वोल्टेज के बीच में जो फेज डिफरेंस होता है वो हमेशा जीरो होता है। किसके लिए? प्योर रेजिस्टिव सर्किट के लिए, यानी अगर इसमें सिर्फ प्रतिरोधक का विशुद्ध रूप से सिर्फ अगर प्रतिरोध लगा हुआ है, यानी सिर्फ रेजिस्टेंस लगा हुआ है तब, ठीक है। बाकी यहाँ डायग्राम बनाने की आपको कोई खास जरूरत नहीं है, 1 मार्क्स से पूछा गया तो बस इतना ही लिखेंगे, ठीक है। ये मैंने आपको बस समझा दिया था कि कैसे होता था ना, जब मैं इसको प्रॉपर एक्सप्लेन किया था फर्स्ट वाली वीडियो में, तो वहां पर आप देख सकते हैं। आज हम कर रहे हैं सिर्फ इसका क्विक रिवीजन ना, क्या लिखना क्या है। उससे पूछा था क्वेश्चन नंबर 3, हाउ इज स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज रिलेटेड टू परमिटिविटी एंड परमेबिलिटी ऑफ मीडियम, है ना। किसी भी मीडियम का पूछा है, फ्री स्पेस का नहीं पूछा है या वैक्यूम का नहीं पूछा है, किसी मीडियम का पूछा है। तो मीडियम का पूछा जाएगा तो आप क्या लिखोगे? म्यू इक्वल वी इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट म्यू इंटू एप्सिलॉन। ये किसके लिए होता है? ये होता है अगर मीडियम के लिए, ठीक है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि वैक्यूम में या फिर एयर में कितना होता है, तो उसमें क्या लिखोगे? अगर एयर में पूछा जाएगा तब ये लिखना ना, एयर में वैक्यूम में कितना होगा? C इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट, और इसकी वैल्यू होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो आपसे पूछा गया किसके लिए? मीडियम के लिए, तो आपको सिर्फ कौन लिखना है? बस ये लिखना है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या कर रहा है कि ड्रॉ ए स्केच ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपगेशन इंडिकेटिंग द डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, यानी विद्युत चुंबकीय प्रसार तरंग का एक रेखाचित्र खींचिए जिसमें विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र के दोलन की दिशाओं को इंगित कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये बनाया है मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला, है ना। इसका मैंने ग्राफ बताया है। जो आपका यहाँ पर्पल कलर से दिख रहा होगा ना, जहाँ पर्पल कलर से दिख रहा है वो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, और जो आपका ग्रीन कलर दिख रहा है वो आपका मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक। इसमें डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव कौन है? तो वेव किधर चल रहा है? तो वेव चलता है हमारा एक्स एक्सिस की ओर, ठीक है। तो ये ऐसा आपको लिखोगे 1 मार्क्स का क्वेश्चन में ना, इसको फास्ट फास्ट ड्रॉ करना है, ठीक है। बात समझ आ गया? इसको ड्रॉ करना है। अच्छा, एक बार मैं आपको दिखाया था ड्रॉ कैसे करना है। देखो, ड्रॉ ऐसे किया जाता है इसको, ऐसे बस सीख लो कैसे ड्रॉ किया जाता है। ये तो आप ड्रॉ कर लोगे ऐसे, है ना। ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक। बात आएगी अगर मैग्नेटिक फील्ड को सर कैसे ड्रॉ करें, हमें नहीं आता ड्रॉ करना, तो थोड़ा सा इसको टिल्ट करके बनाना, है ना, ऐसे झुका के, है ना, ऐसे बनाना, ठीक है। कुछ इस टाइप से, ठीक है, कुछ इस टाइप से बनेगा आपका मैग्नेटिक फील्ड। तो ब्लू कलर का आपका हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, ग्रीन कलर का हो गया आपका मैग्नेटिक फील्ड, और आपका जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव है, यानी वेव किधर चल रहा है, तो ऐसे बुलाओगे कि ये हमारा वेव का डायरेक्शन है, ठीक है। बात समझ आ गया? 1 नंबर क्वेश्चन में आपको ऐसे लिखना था। बाकी इंडिकेट करना है कौन इलेक्ट्रिक फील्ड है कौन मैग्नेटिक फील्ड है ना। तो डायग्राम देख लो, वहां लिखा है ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। कह रहा है आइंस्टीन, है ना, राइट आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। तो आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन लिखना है, तो आपको कौन सा लिखोगे? बस ये वाला जो मैंने ब्रैकेट के अंदर बनाया ना, इस सर्कल के अंदर, बस इसे ही लिखना है ना। एच न्यू इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम प्लस फाई नॉट, ना। अब यहाँ पर चाहे तो बस इतना भी लिखोगे तो काम चल जाएगा, नहीं तो क्या कर सकते हैं, आपको डिफाइन कर दो। अगर टाइम है तो डिफाइन करो, नहीं तो बस ये इक्वेशन लिख के चले जाओगे तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि 1 मार्क्स में पूछा गया है ना। वैसे आपको डिफाइन करना चाहिए कि एच न्यू होता है एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटॉन्स, काइनेटिक एनर्जी होता है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं सरफेस से उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, एंड फाइंड आउट क्या है, वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल, जो मेटल है उसका वर्क फंक्शन, बस। चलो क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 करा है डिफाइन वर्क फंक्शन ऑफ मेटल। तो वर्क फंक्शन को कैसे डिफाइन करते हैं किसी मेटल के लिए? तो इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू इंड्यूस फोटो एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ए मेटल सरफेस, यानी किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों के प्रकाश उत्सर्जन को प्रेरित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा की न्यूनतम मात्रा है। यानी किसी भी मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कितनी मिनिमम एनर्जी चाहिए, उसे ही हम क्या कहते हैं, उस मेटल सरफेस का
वर्क फंक्शन कहते हैं। ठीक है, बस इतना ही लिखना है। डेफिनेशन देखो मैंने यहाँ पे हिंदी एंड इंग्लिश है ना, ये इंग्लिश वर्जन हो गया, ये इसका हिंदी वर्जन हो गया। चाहे तो आप ये फॉर्मूला एक लिख सकते हो, कौन सा, फाई इक्वल टू एच डी, है ना, ये होता है हमारा वर्क फंक्शन। ठीक है, डायग्राम आने की फिर से जरूरत नहीं है। आते क्वेश्चन नंबर 7, क्या है, वाटर कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट। कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट होता क्या है, तो कहते हैं दो सोर्स, है ना, कोहेरेंट सोर्स से कहते हैं दो सोर्स को कहते हैं कि टू सोर्स आर सेड टू बी कोहेरेंट इफ दे एमिट लाइट ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी एंड स्टार्ट विथ सेम फेज और हैव कांस्टेंट फेज डिफरेंस। यानी दो लाइट वेव जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो, है ना, और उनके बीच का जो कलांतर है यानी जो फेज डिफरेंस है वो या तो वो जीरो हो या तो वो सेम हो, है ना, या फिर कह सकते हैं वो एक कांस्टेंट फेज हो, है ना, एक कांस्टेंट फेज डिफरेंस होना चाहिए या फिर सेम फेज होना चाहिए। ठीक है, तब इसे क्या कहते हैं, कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट कहते हैं। और ये हमें कैसे मिलता है, तो दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए सिंगल सोर्स, ये हमेशा एक सिंगल सोर्स से ही प्राप्त होते हैं। ठीक है, अब इसके लिए भी हिंदी इंग्लिश का वर्जन मैंने किया अलग अलग, दोनों डेफिनेशन आपने पढ़ा भी होगा, याद भी कर लिया होगा, तो इसे लिख देना है। ठीक है, अब बात करते हैं मॉडल सेक्शन बी की बात करते हैं ना। सेक्शन बी में हमसे पहले पूछा गया था गिव डायग्राम ऑफ ऑब्टेन टू ओआर यानी और गेट फ्रॉम नैंड गेट। नैंड गेट से ऑन गेट आप कैसे बनाते हैं, तो देखो ये यहाँ पर मैंने क्या बनाया है, यहाँ पर मैंने बनाया है तीन ये नैंड गेट है। जब तीन नैंड गेट मिलते हैं आपस में, है ना, ये भी तीन नैंड गेट मिलते हैं, यानी जब तीन नैंड गेट को आप कुछ इस टाइप से जोड़ोगे तो आपका क्या बनेगा, जो आपका फाइनल गेट बनेगा वो आपका क्या होगा, वो आपका एंड गेट और गेट बनेगा, है ना। तो जब तीन नैंड गेट जोड़ते हो, है ना, जब आप तीन नैंड गेट जोड़ोगे तो आपको क्या मिलेगा, और गेट। तो यहाँ पर क्या करना, आपको बस ये डायग्राम बना दो, है ना, डायग्राम बना दोगे आपका मार्क्स कम है ना, 3 में से 3 मार्क्स, समझ लो ऐसा, है ना। तो कैसे बनाते हैं, जब तीन नैंड गेट को आप ऐसे कुछ इस टाइप से अरेंज करते हैं तो आपका क्या मिलता है, आपको मिलता है और गेट। ठीक है, और बाकी लिख लेना, जब तीन नैंड गेट को हम किसी सर्किट में जोड़ते हैं कुछ इस टाइप से, लाइक डायग्राम, देन वी गेट और गेट। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन 9 का था राइट 6 टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन असेंडिंग ऑर्डर, ना बढ़ते हुए उनके वेवलेंथ के क्रम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को समझाना है, लिखना है। एंड देन राइट टू एप्लीकेशन ऑफ एनी टू वेव, किसी भी दो वेव के दो उपयोग को लिखो ना, कोई भी दो वेव के बारे में। तो देखो बढ़ते हुए बढ़ाना, तो सबसे छोटा किसका होता है, तो इसमें जो सबसे छोटा होता है वो लिख लो यहाँ से, कौन कौन सा होता है, तो सबसे छोटा होता है आपका गामा रे, है ना, तो यहाँ लिखा गामा रे। गामा रे के बाद कौन आता है, एक्सरे। एक्सरे के बाद अल्ट्रा वायलेट। अल्ट्रा वायलेट के बाद आता है नीचे, याद रखना, विजिबल ना, विजिबल के बाद आता है इंफ्रारेड, और उसके बाद आता है हमारा रेडियो वेव। ठीक है, तो ऑर्डर कैसे लिखोगे आप, ऐसा ऐसे लिखना, गामा रे, है ना, इसके बाद एक्स रे, उसके बाद अल्ट्रा वायलेट, उसके बाद आता है आपका विजिबल, ठीक, उसके बाद आता है आपका इंफ्रारेड, ठीक, उसके बाद आता है लास्ट में आपका है, इसको लिखते हैं हम रेडियो वेव। ठीक है, इसे बोलते हैं हम रेडियो वेव। तो ये इसके वेवलेंथ के बढ़ते क्रम में आपने इसको लिख दिया। ठीक है, अब पूछा राइट टू एप्लीकेशन ऑफ एनी टू वेव, कोई भी दो वेव के उसके एप्लीकेशन को लिख दो। ठीक है, अच्छा इसमें एक इंपॉर्टेंट बात क्या है आपको बताना, ये कि कभी भी अगर आपसे पूछा जाए कि विजिबल लाइट का वेवलेंथ का रेंज क्या होता है, तो विजिबल लाइट का जो वेवलेंथ का रेंज होता है वो 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर होता है। तो ये रेंज याद रखना है, विजिबल लाइट के लिए 1 मार्क्स में पूछा जाता है कि विजिबल लाइट का वेवलेंथ का रेंज क्या होता है, तो 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर, है ना, ये याद रखना। अच्छा, फिर इसके बाद हमें बताया गया था कि कोई दो यूज बताओ, है ना, किसी भी दो वेब का दो यूज बता दो, तो इसमें से आप कोई भी एक दो वेब चूज कर लो और उसका दो यूज लिख लो। ठीक है, तो मैंने बहुत सारा बताया हुआ है, सबसे अच्छा क्या क्या लिखना इसका, एक तो लिख लो इंफ्रारेड का क्या यूज होता है, तो इंफ्रारेड का यूज करते हैं नाइट विजन में एंड हीट सेंसर्स में, एक यूज हो गया। दूसरा आप लिख सकते हो माइक्रोवेव का, तो माइक्रोवेव का यूज करते हैं माइक्रोवेव अवन में और एक रडार सिस्टम में। हो गया बात सारा, इंफ्रारेड और माइक्रोवेव का दो यूज लिख दो, हो गया। चलो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10, कह रहा है व्हाट आर डी ब्रोगली वेव, डी ब्रोगली वेव्स होते क्या है। फिर पार्ट बी में पूछा गया राइट रिलेशनशिप ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद ए पार्टिकल ऑफ मास m इन टर्म्स ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी E। और थर्ड बात पूछा गया है कि व्हाट वुड बी द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पोजेसिंग काइनेटिक एनर्जी 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी एक डी ब्रोगली एक कण, है ना, एक कण यानी 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट गतिज ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य क्या होगी। पहले बात करते हैं डी ब्रोगली वेव होते क्या है ना। तो देखो सब कुछ मैंने फिर से यहाँ सब कुछ हिंदी में लिखा हुआ है। फर्स्ट पार्ट क्या है हमसे, तो फर्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन ये लिखा हुआ है ना, कि व्हेन ए पार्टिकल इज इन मोशन
ए वेव इज एसोसिएटेड विथ इट कॉल्ड डी ब्रोगली वेव। यानी जब एक पार्टिकल गति कर रहा होता है तो उसके साथ एक वेवलेंथ जुड़ा होता है जिसे हम डी ब्रोगली वेव कहते हैं, सिंपल सा, ठीक। और यानी डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विथ मूविंग पार्टिकल्स। तो जो आपका डी ब्रोगली वेवलेंथ होता है वो किसके साथ एसोसिएटेड होता है? पार्टिकल्स के साथ होता है, ठीक। तो ये भी हो गया आपका पार्ट 1 हिंदी में, है ना। जब कोई कण गति में होता है तो उसके साथ एक तरंग जुड़ी होती है जिसे हम डी ब्रोगली तरंगे कहते हैं, और डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य गतिमान कणों से संबंधित होती है। पार्ट बी पूछा था उसका एक इक्वेशन लिख दो इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी डी ब्रोगली वेव। तो लैम्डा इक्वल टू होता है h/p, h को लिख सकते हैं h/mv, ठीक है। और इसे याद रखना सीधा कि mv जो को हम बोलते हैं मोमेंटम, मोमेंटम क्या होता है? अंडर रूट ऑफ 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। आता कहाँ से वो मैंने यहाँ प्रूव भी किया था, है ना। इसे लिखना नहीं है, जो मैं साइड में लिखा इसे लिखना मत, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है हाफ एम वी स्क्वायर, तो 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा इक्वल टू हो जाएगा इंटू एम से अगर मल्टीप्लाई कर लेंगे इधर तो इधर भी एम से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इधर हो जाएगा 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी इंटू एम इक्वल टू एम स्क्वायर वी स्क्वायर। पी इक्वल टू होता है एम वी, ठीक है। तो एम वी इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो बस आपको क्या करना है, ये रिलेशन लिखना है ना, बस ये लिखना है और साइड वाला कुछ नहीं लिखना है। तो जो मैंने किया ब्रैकेट में, बस इसको करना है। और थर्ड पार्ट पूछा गया था हमसे, है ना। थर्ड पार्ट पूछा गया, न्यूमेरिकल पूछा गया कि किसी पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो उसकी वेवलेंथ बताओ, उसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ कितनी होगी। तो इसके मैंने क्या है कि इसके लिए आप क्या याद होगा हमेशा, इसके सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो यहाँ पर मैं ब्रैकेट के अंदर कर रहा हूँ ना, इस फॉर्मूला को याद रख लो कि लैम्डा इक्वल टू होता है 12.27 अपॉन अंडर रूट ऑफ वी इंटू एंगस्ट्रॉम, ठीक है। बात समझना, अब यहाँ पर जो भी है ना, ये वी किस में होता है या फिर किसके लिए, तो ये सिर्फ किसके लिए है? ये सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन के लिए किया गया है ना, याद रखना, सिर्फ ये इलेक्ट्रॉन के लिए किया गया है और आपने सिर्फ इलेक्ट्रॉन से का ही पूछा जाता है। तो कुछ नहीं करना, सीधा ये लिखना है 12.27 अपॉन अंडर रूट ऑफ वी इंटू एंगस्ट्रॉम में आ गई आपकी वेवलेंथ। तो 12.27, अच्छा काइनेटिक एनर्जी दी थी 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, है ना। तो काइनेटिक एनर्जी आपकी किस में दी थी? 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो काइनेटिक एनर्जी को लिखते हैं ईवी, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी को लिखते हैं ईवी। तो 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू हो जाएगा ईवी, यहाँ से ई कैंसिल होगा, वी की वैल्यू आ जाएगी 100 वोल्ट, ठीक है। तो क्या करेंगे, जहां पर वी लिखा था वहां पर आपने क्या पुट कर दिया 100, तो अंडर रूट ऑफ 100 क्या हो जाता है 10, तो हो जाएगा 12.27 डिवाइड बाई 10 इक्वल टू हो जाएगा 1.227 एंगस्ट्रॉम। ये होगा आपका वेवलेंथ, है ना। तो 3 मार्क्स में 3 क्वेश्चन हो जाएगा आपका पूरा कंप्लीट, ठीक है। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11, हाफ वेव रेक्टिफायर। देखो हाफ वेव रेक्टिफायर को मैं नहीं समझा रहा हूँ, हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर का पहले 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया है, 10 मिनट में दोनों को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, वो वहां जाकर देख लो, है ना। बाकी लैंग्वेज यही है जो मैंने वहां पर लिखा हुआ है ना, सेम चीज मिलेगा वहां पर। देखो हाफ वेव रेक्टिफायर लिखोगे जब बनाओगे तो उसमें आप ये डायग्राम मत बनाना, है ना, ये डायग्राम मत बनाना, बीच वाला डायग्राम ऐसे मत बनाना, ठीक है। अब हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए भी देखो वही चीज मैंने लिखा है, तो मैं फिर से कर रहा हूँ, मेरा जाकर 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया है, उसे जाकर देख लो, ठीक है। 10 मिनट में फुल वेव एंड हाफ वेव रेक्टिफायर अच्छे से हिंदी और इंग्लिश दोनों में एक्सप्लेन किया है, उसे देख लो। और हाँ, ये बीच वाला डायग्राम मत बनाना, तो आपको टाइम नहीं मिलेगा, टाइम आपके पास कम पड़ जाएगा, ठीक है। चलो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। कह रहा है द इक्वेशन ऑफ AC इज I इक्वल टू 20 sin 200 पाई टी। तो फाइंड द फ्रीक्वेंसी, है ना, मुझे बताओ उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, आवृत्ति कितनी है, पीक वैल्यू कितनी है, यानी शिखर मान बताओ, और उसकी आरएमएस वैल्यू बता दो कितनी होगी। तो हमें पता है I इक्वल टू 20 sin 200 पाई टी होता है। इसको अगर हम कंपेयर करते हैं किस वाली इक्वेशन से, I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी से, तो हमें देखिएगा कि यहाँ जो 20 इक्वल टू आई नॉट है, ठीक है। तो अच्छा, अब 200 पाई इक्वल टू क्या है, ओमेगा। तो पहला पार्ट लिखेंगे कि ओमेगा इक्वल टू 200 पाई है, ओमेगा को लिखते हैं 2 पाई एफ। तो यहाँ से पाई कैंसिल, 2 से 200 कैंसिल होगा 100 टाइम्स में, फ्रीक्वेंसी आ जाएगी आपकी 100 हर्ट्ज। तो पहला ऑप्शन तो ये हो गया। सेकंड पार्ट पूछा था उसकी पीक वैल्यू बताओ। तो देखो पीक वैल्यू किसको कहते हैं, आई नॉट को, और आई नॉट किसके इक्वल दिख रहा है यहाँ पर ऊपर में क्वेश्चन में, दोनों क्वेश्चन में। तो आई नॉट की वैल्यू किसके इक्वल है, 20 के। तो आपका जो पीक वैल्यू ऑफ करंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, आई नॉट इक्वल टू 20 एम्पियर, ठीक है। थर्ड पार्ट पूछा था आरएमएस वैल्यू। तो आई आरएमएस इक्वल टू क्या होता है, आई नॉट बाई रूट टू, ठीक है। आई नॉट अभी मेरा कितना आया था पीक वैल्यू 20 एम्पियर, तो 20 बाई रूट टू, इसको कैंसिल आउट करोगे तो ये आ जाएगा 10 रूट टू एम्पियर। तो आरएमएस भी हो गया, 3 मार्क्स में 3 क्वेश्चन, ठीक है। आते क्वेश्चन नंबर 13 की, है ना। ये क्वेश्चन है, पढ़ के लेना अच्छे से। पूछता है व्हाट इज पोलराइजेशन ऑफ लाइट। पोलराइजेशन ऑफ लाइट होती क्या है। उसके बाद बी पार्ट पूछा है कि स्टेट एंड एक्सप्लेन ब्रिस्टर्स लॉ, ठीक है। तो कहता है द फेनोमेनन ऑफ
restricting the vibration of light in a particular direction perpendicular to the direction of propagation of wave is called polarization of light। यानी जब कोई लाइट आती है तो उसके हर एक डायरेक्शन में वाइब्रेशन होता है, तो उसको किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रेस्ट्रिक्ट कर देना, यानी उसको सीमित कर देना, ठीक है, जो कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव के परपेंडिकुलर। ठीक है, तो क्या करना है, इसको एक्सप्लेन करना है। तो ऊपर वाला भी आप चाहे तो डायग्राम बना सकते हो, बना लो तो ज्यादा अच्छा है ना। अब कुछ करना मत यहाँ पर, अब इसको एक्सप्लेन नहीं करना, बस ये लिख देना कि ये आपका अनपोलराइज लाइट है। ठीक है, इसको ऐसे आपने क्या कर दिया, एक डायरेक्शन में इसको आपने क्या कर दिया है ना, एक डायरेक्शन में क्या कर दिया, यानी इसको अगर आप देखोगे, अगर फ्रंट देखोगे तो आपको कुछ इस टाइप से दिखाई देगा। ठीक है, तो ये सब डायग्राम नहीं बनाओगे तो चलेगा, है ना, मत बनाना, क्योंकि थीम ऐसा क्वेश्चन है और ये पार्ट फर्स्ट पार्ट आपसे पूछा गया है सिर्फ 1 मार्क्स के लिए। तो लिखोगे बस पोलराइजेशन होता क्या है, तो प्रकाश के कंपनों की विद्युत सदिश को तरंग संरक्षण की दिशा के लंबवत किसी विशिष्ट दिशा में सीमित करने की घटना को प्रकाश का ध्रुवण कहते हैं। ठीक है, और प्रकाश ध्रुवण में विद्युत सदिश के कंपन तरंग के गमन की दिशा के लंबवत केवल एक ही दिशा में होते हैं। उसमें भी ये सेंटेंस छोड़ दो, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट ये सेंटेंस छोड़ दो। सिर्फ होता क्या है, बस एक सेंटेंस को याद कर लेना। ऐसे याद भी आपने कर ही लिया होगा, आपने जो अपने नोटबुक में लिखा होगा। सेकंड पूछा था कि स्टेट एंड एक्सप्लेन ब्रूस्टर्स लॉ, ना, ब्रूस्टर्स लॉ को स्टेट करना है और एक्सप्लेन करना है। इसमें भी मैंने कहा ये मत करना, है ना, इस चीज को मत करना, क्योंकि ये इसका प्रूफ है, प्रूफ हमसे नहीं पूछा गया है। तो पहले बात है, बता दो कि ब्रूस्टर्स लॉ होता है क्या है। तो ब्रूस्टर्स लॉ लिखना कि व्हेन अनपोलराइज्ड लाइट स्ट्राइक एट पोलराइजिंग एंगल थीटा पी ऑन द इंटरफेस separating a rare medium from a denser medium of refractive index mu, then such that कि जो आपके म्यू की वैल्यू है वो tan थीटा पी इक्वल हो जाए, then reflected light is completely polarized। ठीक है, यानी अगर कोई रे ऑफ लाइट, कोई अनपोलराइज लाइट अगर इंसिडेंट होती है एक मीडियम पे, ऊपर कैसा मीडियम है, रेयर मीडियम, नीचे कैसा है, डेंसर मीडियम, तो एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा पी पे क्या होता है, आपकी जो रिफ्लेक्टेड लाइट होती है, जो लाइट सी पे जा रही है, वो 100% पोलराइज होती है। और ऐसा कब होता है, जब म्यू की वैल्यू tan थीटा पी के इक्वल हो जाए। म्यू क्या है, इस मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो तब क्या कहते हैं, जब ऐसा, जब म्यू इक्वल टू tan थीटा पी हो जाए, उस केस में हमारा जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो हमेशा 100% पोलराइज होता है। ठीक है, इसे ही कहते हैं ब्रूस्टर्स लॉ। तो क्या करना है कि आपको ब्रूस्टर्स लॉ लिखना है और उसके बाद ये डायग्राम बना देना है ना, ये डायग्राम बनाना है। तो 2 मार्क्स पे पूछा गया था, ब्रूस्टर्स लॉ को एक्सप्लेन कीजिए, तो 1 मार्क्स आपको मिल जाएगा इसका सेंटेंस लिखने में और 1 मार्क्स मिल जाएगा आपको ये डायग्राम बनाने में। ठीक है, और ये म्यू इक्वल टू tan थीटा पी यहाँ पर लिखना है, तभी होता है। ठीक है, इसका ये डेरिवेशंस नो नीड टू राइट, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, प्रूफ नहीं पूछा गया। प्रूफ पूछा जाएगा तो इसको आप करेंगे। ठीक है, मैंने कहा था, लेकिन ये सब प्रूफ भी इंपॉर्टेंट है, मैंने कहा था देख लेना, है ना, लेकिन अभी मैं बता रहा हूँ मॉडल सेट में, तो मॉडल सेट में ये भी करना नहीं है ना, तो मॉडल सेट में इसको भी नहीं लिखना है। ठीक है, तो ब्रूस्टर्स का नियम क्या होता है, मैंने लिखा हुआ है, जब प्रकाश का आपतन को म्यू अपवर्तनांक वाले सघन माध्यम से विरल माध्यम को पृथक करने वाली सतह पर ध्रुवण कोण थीटा पी पर होता है एवं म्यू इक्वल टू थीटा पी हो, तो उस परावर्तित प्रकाश, जो प्रकाश होती है वो पूर्णतया ध्रुवित होता है। साथ ही परावर्तित एंड अपवर्तित किरणें परस्पर लंबवत भी होती है ना, जो आपकी रिफ्लेक्टेड रे है एंड जो रिफ्लेक्टेड रे है, ये दोनों के बीच क्या होता है, एंगल 90 डिग्री भी हो जाता है। इसे हम ब्रूस्टर्स का नियम कहते हैं। ठीक है, अब इसमें होना क्या चाहिए, पहला तो जो आपकी एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो थीटा पी के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, और जब एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा पी होगा, उसमें परावर्तित किरण और आपवर्तित किरण परस्पर लंबवत होती है, मतलब दोनों के बीच एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो एक चीज आप ये लिख लोगे, है ना, दूसरा क्या बना लोगे, आप इसका डायग्राम बना लोगे, तो यहाँ पे आपको 2 मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, फिर आते हैं क्वेश्चन 14 पूछा है हमसे। 14 में पूछा था कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, फाइंड द पोजीशन एंड मैग्निफिकेशन ऑफ इमेज। ठीक है, तो कहा था कैसा लेंस है, पहली बात हमसे कह दिया कि वो एक कॉन्वेक्स लेंस है ना, कैसा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है। अगर कॉन्वेक्स लेंस है तो क्या करेंगे, तो कॉन्वेक्स लेंस है तो जो आपकी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है वो -25 सेंटीमीटर होती है, क्योंकि ऑब्जेक्ट कितना होता है हमेशा, नेगेटिव साइड। ठीक है, फोकल लेंथ कैसा है, कॉन्वेक्स लेंस है, तो कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ हमेशा होता है पॉजिटिव। ठीक है, लेंस फॉर्मूला हमने पढ़ा होगा 1/v - 1/u = 1/a, है ना, ये लेंस का फॉर्मूला होता है, सिंपल लेंस का फॉर्मूला। तो 1/v = हो जाएगा हमारा 1/f + 1/u, दिस इंप्लाइज 1/v = हो जाएगा
1/f की वैल्यू पुट कर दो, f कितना था +20 सेंटीमीटर, प्लस 1/u की वैल्यू कितनी -25, तो -25 पुट किया। इन दोनों का एलसीएम लेंगे 20 एंड -25 का एलसीएम आ जाएगा 100, सॉल्व करूँ तो आ जाएगा 5 - 4 आ जाएगा 1/100। तो 1/v की वैल्यू आ गई 1/100, तो v की वैल्यू आ जाएगी 100 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना आ रहा है और ये भी आ रहा है आपका पॉजिटिव, है ना। कैसा आ रहा है ये आ रहा है आपका पॉजिटिव 100 सेंटीमीटर। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है m = v/u। तो v की वैल्यू है 100, ठीक है, v की वैल्यू कितनी हो गई है 100 और u कितना था -25, सॉल्व करोगे तो आ जाएगा -4। -4 का कहने का मतलब है कि मैं समझा नहीं वहां पर, मैं अभी सबक समझा दे रहा हूँ कि -4 का मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट का इमेज मैग्नीफाइड है, कितना मैग्नीफाइड है 4 टाइम्स, और -1 बताता है कि इमेज उल्टा बन रहा है ना। क्यों, देखो अगर ये हमारा ऑब्जेक्ट होता है ना एरो, तो इसका इमेज क्या बनता है नीचे, और इमेज कैसा बन जा रहा है उल्टा, और बड़ा इमेज बन रहा है। ठीक है, ये आपका 3 मार्क्स से पूछा गया था, इतना कर सकते हो। ठीक है, अब आते हैं सेट नंबर 5 में। सेट 5 का हम बात करते हैं डेरिवेशन वाला फॉर्मूला। तो मैंने कहा था सबसे पहला एक लेंस मेकर्स फॉर्मूला, है ना, और लेंस मेकर्स फॉर्मूला मैंने सेट नंबर 3 में भी एक्सप्लेन किया था, तो यहाँ मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। डेरिवेशन कॉपीड है, जो मैंने कहा मेरा डेरिवेशन कभी भी चेंज नहीं करता है। जो मैंने डेरिवेशन वहाँ कराया था वही डेरिवेशन यहाँ भी है। डेरिवेशन आपने कर लिया होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। तो इस क्वेश्चन को लिख लेना, लेंस मेकर फॉर्मूला आजकल के जो भी आप एग्जाम होने वाला है उसमें ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार मॉडल सेट या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी पूछा गया है। ठीक है, तो इसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, देख लो, है ना, देख लेना। बाकी पीडीएफ तो मैं टेलीग्राम पर सेंड कर ही दिया हूँ, वहां पर जाके देख लेना। ठीक है, तो 1/f की वैल्यू मी -1 1/r1 -1/r2 होता है, इसको प्रूफ करना है, बस हो गया। अब आते हैं हम हाइजेंस प्रिंसिपल के बारे में ना। हाइजेंस प्रिंसिपल होता क्या है, और स्टेब्लिश द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यूजिंग हाइजेंस प्रिंसिपल। तो स्टेट हाइजेंस प्रिंसिपल, इसको आपको 2 मार्क्स में पूछा गया है। 2 मार्क्स में पूछा गया है तो देखो क्या करोगे, 2 मार्क्स में पूछा गया है तो एक इसका आप स्टेटमेंट लिखोगे प्लस उसका डायग्राम बना दोगे, तो 2 में से 2 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो हाइजेंस प्रिंसिपल होता क्या है, तो इसे कहते हैं द लोकस ऑफ ऑल पार्टिकल्स वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज इज नोन एज वेव फ्रंट। यानी एक ही चरण में कंपन करने वाले सभी कणों के स्थान को तरंगागर के रूप में जाना जाता है। एंड एवरी पॉइंट, अब जो आपका वेव फ्रंट हो गया, आपने एक वेव फ्रंट बना लिया। अब एवरी पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट, अब वेव फ्रंट के हर एक पॉइंट को इज इटसेल्फ द सोर्स ऑफ स्फेरिकल वेवलेट्स व्हिच स्प्रेड आउट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन एट स्पीड ऑफ लाइट। अब जो आपका वेव फ्रंट होगा, यानी जो आपका जो तरंगागर होगा, उसके हर एक बिंदु एक नया एक नया सोर्स के जैसा एक नया सोर्स होता है लाइट का। ठीक है, क्या होता है वो तरंगागर, यानी आपके वेव फ्रंट के हर एक पॉइंट एक नया सोर्स ऑफ लाइट का, मतलब एक लाइट का एक नया सोर्स होता है जो कि प्रकाश की गति से आगे की दिशा में फैलते हैं। ठीक है, और इन एंड द सम ऑफ दिस स्फेरिकल वेवलेट्स, है ना, जो नया सोर्स जो पॉइंट छोटे छोटे पॉइंट सोर्स बन रहे थे उसे हम बोलते थे सेकेंडरी वेवलेट्स ना। तो वेव फ्रंट पर जो छोटे छोटे पॉइंट्स बने, जो नए सोर्स ऑफ लाइट्स हैं, उसे हम सेकेंडरी वेवलेट्स कहते हैं। और इस सेकेंडरी वेवलेट्स कैसा है, आगे ग्रोथ करता है, स्फेरिकल होता है। तो इस स्फेरिकल जो आपका वेवलेट्स हो गया सारे के, है ना, सभी को अगर आप आगे को अगर ज्वाइन करोगे, आगे पॉइंट को टच करते हुए एक लाइन खींचोगे, तो वो एक नया वेव फ्रंट बनाता है। डायग्राम में देखो कैसे एक्सप्लेन किया यहाँ पर। तो पहले एक पॉइंट सोर्स बनाया यहाँ पर ना, पॉइंट सोर्स से क्या निकला, लाइट निकला। तो ये आपका बना रेड कलर का बना प्राइमरी वेव फ्रंट। तो मैंने कहा ये प्राइमरी वेव फ्रंट बन गया। ठीक है, फिर मैंने कहा कि इस वेव फ्रंट के हर एक बिंदु पर एक नया क्या होता है, हर एक पॉइंट जो डॉट डॉट बनाया, ये जो डॉट डॉट बनाया है मैंने बीच बीच में, वो क्या है, वो एक नया सेकेंडरी वेवलेट्स है ना। एक सेकेंडरी वेवलेट्स है कौन, वो आपका डॉट डॉट वाला। अब वो कैसा शेप होता है, वो आगे ग्रोथ होकर एक स्फीयर बन जाता है। तो छोटा स्फीयर बन गया जिसमें हमने बोला सेकेंडरी वेवलेट्स। ठीक, अब इस सेकेंडरी वेवलेट्स के आगे देखोगे मैंने इसको ग्रीन कलर से क्या किया यहाँ पर, ये देखो कि यहाँ पर इसको अगर आप सारे सरफेस को ऐसे ज्वाइन करोगे तो ये क्या होगा, ये ब्लू कलर से जो ज्वाइंट होगा, है ना, ये ग्रीन कलर से जो मैंने आगे सभी को टच करते बनाया है, इसे बोलते हैं सेकेंडरी वेव फ्रंट। ठीक है, तो जो ये रेड कलर से वो हमारा प्राइमरी वेव फ्रंट है, जो आगे जो मैंने ग्रीन कलर से बनाया है वो हमारा सेकेंडरी वेव फ्रंट है, और जो छोटा छोटा स्फीयर दिख रहा है वो आपका सेकेंडरी वेव फ्रंट है। तो ये होता है हाइजेंस प्रिंसिपल, स्टेटमेंट लिखना और ये डायग्राम बनाना, 2 में से 2 मार्क्स, क्योंकि ये आपका 2 मार्क्स में पूछा गया है ना। और 3 मार्क्स में क्या पूछा गया है कि हाइजेंस प्रिंसिपल को प्रूव करो। कौन सा प्रूव करना है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत ज्यादा पूछा नहीं जाता है, रिफ्लेक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये भी आ सकता है, तो आप रिफ्लेक्शन को भी प्रूव करोगे। ठीक है, प्रूफ के लिए बताया, फिर से मैं यहाँ ज़्यादा प्रूफ नहीं बता रहा हूँ, मैंने कहा इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना, है ना।
कि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक ऐसे लाइट आती है ना, ये लाइट आती है ऐसे, ठीक। देखो ये लाइट आई यहाँ से ना, ये लाइट ऐसे आई, ठीक। अब देखो जब ये लाइट दो आ रही है ना, तो ये दो लाइट जब यहाँ तक पहुंची, उससे पहले ही जो एस वाली लाइट है वो बी तक पहुंच गई है, जब पहली लाइट कहाँ पहुंची, ए तक पहुंची है। अब ये बी सरफेस से क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा, तो रिफ्लेक्ट करके वो कहाँ गया, आगे जा रहा है, ठीक है। तो जब तक ये कहाँ पर पहुंचा, जब तक ये पहुंचा कहाँ पर, डी पर, ठीक है। कह रहा हूं कहाँ तक, जब तक ये बी से पहुंचेगा डी पर, उतने ही समय में ये ए से कहाँ पहुंच गया, ये आपका ए से पहुंचा है कहाँ पर, आर पर, जो आपका पॉइंट सी पर, ठीक है। बात समझ आ गया। अब यहाँ पर देखो हम क्या करते हैं, है ना, इतना ही टाइम, दोनों को टाइम सेम लगा है, मीडियम सेम है, तो दोनों का जो स्पीड है, अगर एयर है तो वेलोसिटी कितनी है, सी है, ठीक। अब यहाँ पर देखो क्या देखना है आपको, यहाँ पर देखना है दो ट्राइंगल, कौन कौन सा, एक ट्राइंगल है एबीसी, है ना, एक ट्राइंगल देख लो एबीसी, दिख रहा होगा ए बी सी यहाँ पर, है ना, ए बी सी ट्राइंगल दिख रहा होगा, तो ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल डीसीबी, है ना, डीसीबी, आपको दिख रहा होगा डीसीबी, ये डीसीबी, ये आपका ट्राइंगल डीसीबी है नीचे, और इस साइड में एबीसी, ठीक। दो ट्राइंगल में प्रूव करते हैं कि बीएसी और बीएसी इक्वल, दोनों इक्वल होगा, क्योंकि दोनों पर एंगल कितना बन रहा है यहाँ पर, 90 डिग्री, है ना, यहाँ पर एंगल कितना बनता है, 90 डिग्री, ठीक। उसके अलावा बीसी दोनों में कॉमन है, जो बीसी का जो नीचे वाला साइड है ना, वो दोनों में क्या है, वो दोनों में कॉमन है। और AC इक्वल टू BD, जो AC होगा वही BD होगा, AC और BD इक्वल इसलिए भी होगा क्योंकि दोनों सेम टाइम में, जब वो इतने टाइम पे वो A से C पे पहुंच रहा है, उतने ही टाइम पे वो B से D में पहुंच रहा है, दोनों की स्पीड सेम है और दोनों की टाइम सेम है, तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, V इंटू टी, दोनों का वेलोसिटी भी सेम है और टाइम भी सेम है, तो दोनों का जो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है S, वो भी सेम होगा, इसलिए AC और BD भी सेम है। इस प्रकार से कह सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल क्या है, हमारे कॉन्ग्रुएंट है, मतलब सम है। इस प्रकार से जो एंगल एबीसी होगा वो एंगल डीसीबी होगा, और इस प्रकार से कह सकते हैं कि एंगल आई इक्वल टू आर होगा, और यही होता था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और ये प्रूव करता था फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को, ठीक है। बात करते हैं, ये तो फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया, सेकंड पार्ट प्रूफ करना पूछा जाता है, इस पे अब ये आपको डायग्राम नहीं बनाना है, ये डायग्राम नहीं बनाना है, क्योंकि डायग्राम आपने पहले ही बना चुके हैं, ठीक है। अब क्या कहते हैं इसमें कि जो इंसिडेंट वेव फ्रंट है ना, इंसिडेंट वेव फ्रंट है आपका ए बी, ठीक। रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन है, बीसी, क्योंकि बीसी से ही ये रिफ्लेक्ट कर रहा था जो नीचे है, एंड रिफ्लेक्टिंग वेव फ्रंट कौन है, सीडी, कौन रिफ्लेक्ट कर रहा है, सीडी, है ना। तो ए बी आया, ठीक है। अब देखो कौन कौन है यहाँ पर, यहाँ पर कह रहे ए बी आपका कैसा है, ए बी आपका यहाँ पर है ना। तो देखो ये आपका ए बी हो गया आपका, ओहो गलत तो जा रहा है बार बार, ठीक है। तो ए बी आपका हो गया यहाँ इंसिडेंट वेव फ्रंट, सी डी हो गया आपका रिफ्लेक्टिंग वेव फ्रंट, ठीक है। सी डी हो गया आपका रिफ्लेक्टिंग वेव फ्रंट, और आपका बीसी क्या है, इसको बोलते हैं आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, बीसी जो नीचे बन रहा है, ठीक। तो कहता है ये सभी क्या होते हैं, परपेंडिकुलर टू द प्लेन होते हैं, इस प्लेन के जो है, जिस स्क्रीन पर आप देख रहे हैं मोबाइल स्क्रीन पर, उसके क्या है, ये सभी परपेंडिकुलर है, ठीक है। उसके अलावा पहला पॉइंट तो ये हो गया, ठीक। उस पर पहला पॉइंट तो ये हो गया, दूसरा पॉइंट होता है कि इंसिडेंट रे कौन है, वो परपेंडिकुलर टू ए बी है, नॉर्मल भी वो जो नॉर्मल है, जो इंसिडेंट रे है वो परपेंडिकुलर टू इंसिडेंट वेव फ्रंट ए बी है ना, जो एस ए आ रहा है ना, एस बी, ये क्या, ये परपेंडिकुलर टू ए बी है, ठीक। जो रिफ्लेक्टिंग लाइट है आपकी सी डी, है ना, जो आपकी रिफ्लेक्टिंग जो वेव फ्रंट हो गई सी डी, है ना, और इसकी जो रिफ्लेक्टिंग लाइट है डी से जा रही है बाहर, वो भी वेव परपेंडिकुलर है सी डी के, ठीक है। और जो नॉर्मल आप खींच रहे हो, नॉर्मल आप कौन खींच रहे हो, एन और एन डैश, ये क्या है, ये भी परपेंडिकुलर किसके है, बीसी के। तो अगर ये सभी भी आपस में परपेंडिकुलर हो जाए, तो हम कह सकते हैं कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, ये सभी भी सेम प्लेन में लाई करेंगे। तो यही हमें कहना होता था कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल सभी एक प्लेन में लाई करते हैं। तो ये थोड़ा सा स्टेटमेंट मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि बस आपको मैं रिविजन करा रहा हूँ, और आपने इसको पढ़ लिया होगा, नहीं किया है तो छोड़ सकते हो, सिर्फ एक पार्ट प्रूव करोगे तो सफिशिएंट है, ठीक है। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए भी वही चीज सेम जो मैंने वहाँ बताया, वो यही यहाँ भी लिखा हुआ है, ठीक है। बस कर लेना है कि ये आपका इंसिडेंट वेव फ्रंट है ए बी, ठीक है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस है आपका बी सी, और आपका रिफ्लेक्टिंग वेव फ्रंट है, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है सी डी। जब आपकी लाइट आती है ना, तो लाइट कैसे आती है, जितने समय में लाइट
एस से बी पर पहुंचता है, ठीक, उतने समय लाइट कहाँ पहुंचेगी, ए तक, ठीक। उसके बाद क्या होगा कि उसके बाद आपकी जितने समय में लाइट बी से डी पर पहुंचती है, उतने ही समय में लाइट ए से सी पे पहुंचती है, यानी कि आपका जो ए सी और बी डी है वो दोनों इक्वल है, ठीक। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद वही है, मैंने लिखा है दो ट्राइंगल ए बी सी और बी सी डी ले लो, है ना। यहाँ पर दोनों में एंगल होता है 90 डिग्री, यहाँ पर ये भी एंगल होता है 90 डिग्री। दोनों आप ट्राइंगल को प्रूव करोगे, अब प्रूव करके क्या लेना है, आई इक्वल टू आर, ये प्रूव कर लोगे, है ना, जो मैंने एक्सप्लेन किया था पहले वही चीज। उसके बाद लिखना है कि जो तरंगाग्र ए बी, परावर्तक सतह बी सी और परावर्तक तरंगाग्र सी डी सभी कागज के तल के लंबवत है, यानी कागज जो आपका प्लेन ऑफ पेपर उसके परपेंडिकुलर है आपका सभी वेव फ्रंट और रिफ्लेक्टिंग सरफेस। उसके अलावा जो आपतित किरण ए बी पर लंबवत है, अभिलंब बी सी पर लंबवत है और परावर्तित सी डी के लंबवत है। किसके लंबवत है, सी डी के। इसलिए कह सकते हैं कि आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण एक ही तल में होते हैं, और ये आपका होता है सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक। इसके बाद आता है हमारा राइट टू कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ डिस्टिंग्विश बिटवीन एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। दोनों के बीच में क्या लिखना है हमें, एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर के बीच में दो गुणों को लिखना है। उसके अलावा आपको लिखना है ड्रॉ द सर्किट डायग्राम ऑफ आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन डायोड इन फॉरवर्ड बायस कंडीशन। तो आपसे फॉरवर्ड बायस कंडीशन में पीएन जंक्शन का आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स का ग्राफ खींचना है। तो सबसे पहले बात करेंगे एन टाइप और पी टाइप में डिफरेंस क्या होता है, देखो, है ना, हमें दो अंतर लिखना है। मैंने यहाँ पर 4 अंतर लिखा है, आप कोई भी यहाँ पर 2 लिख सकते हो, है ना। आप यहाँ पर चाहे तो कोई भी 2 लिख सकते हो। तो पहला ये है एन टाइप, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया, ठीक है। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए मैंने साइन लिखा है, ये 1, ये सेकंड पॉइंट, ये थर्ड पॉइंट, ये फोर्थ पॉइंट, ठीक है। तो एन टाइप कैसे बनता है, जब एन टाइप, जब एक प्योर सेमीकंडक्टर सिलिकॉन या जर्मेनियम में हम कोई कैसा बनाते हैं, पेंटावैलेंट एटम मिला लेते हैं, जैसे फास्फोरस और आर्सेनिक, तो जो नया सेमीकंडक्टर बनता है उसे हम एन टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। पी टाइप क्या होता है कि जब प्योर सेमीकंडक्टर सिलिकॉन या जर्मेनियम में जब हम कोई ट्राइवैलेंट जैसे एल्युमिनियम या बोरॉन मिलाते हैं, तो जो नया सेमीकंडक्टर बनेगा उसे हम पी टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। फर्स्ट पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट पूछना कि एन टाइप में जो करंट फ्लो करता है वो मेनली इलेक्ट्रॉन से कारण होता है, पी टाइप में जो करंट फ्लो करता है वो मेनली होल से कारण होता है, ठीक। थर्ड पॉइंट है कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पी साइड, इन साइड में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो उसकी संख्या नंबर ऑफ होल्स से बहुत ज्यादा होती है, यानी इन ई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज मच मच ग्रेटर देन नंबर ऑफ होल्स, किसमें, एन साइड में। पी साइड की बात करेंगे तो लिखेंगे नंबर ऑफ होल्स इज मच मच ग्रेटर देन इन ई, यानी जो होल की संख्या होती है वो इलेक्ट्रॉन की संख्या में बहुत ज्यादा होती है। फोर्थ पॉइंट है, हमसे 2 ही पूछा, मैंने 4 पॉइंट लिखा है। फोर्थ पॉइंट लिखना कि एन टाइप में मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, माइनॉरिटी होल्स होते हैं, किसमें, एन साइड में। पी साइड में मेजॉरिटी होल्स हो जाएंगे, माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, ठीक है। इसको हम मेजॉरिटी को बोलते हैं बहुसंख्यक, माइनॉरिटी को बोलते हैं हम अल्पसंख्यक, ठीक है। होल्स को बोलते हैं हम टोटल। बात समझ आ गई, इसमें से कोई भी आपको 2 ही लिखना था। अब कहता है उसके बाद हमें आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स ग्राफ बता दो, किसके लिए, फॉरवर्ड बायस के लिए। तो दूसरे पास ये पूछा है ना, क्या बनाना आपको सिर्फ ये बनाना है, जो मैं रेड से बनाऊँ ना, बस ये बता देना। इसने बस यही पूछा था, उसने पूछा था कि आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स ग्राफ बता दो सिर्फ फॉरवर्ड बायस का, रिवर्स का नहीं बताना था। तो ये जो रिवर्स लिखा है मैंने इसको नहीं बताना है ना, याद रख लेना। आ जाए तो अगर रिवर्स का पूछा जाए तो रिवर्स का भी आप बना सकते हो, है ना, रिवर्स का ये होता है। लेकिन याद भी किसको रखना है, सिर्फ फॉरवर्ड बायस के लिए। तो ये आपका एक्स एक्सिस में हो जाएगा फॉरवर्ड वोल्टेज, वाई एक्सिस में हो जाएगा आपका फॉरवर्ड करंट। फॉरवर्ड करंट हमेशा मिली एम्पियर में दिखाना, ठीक। और इसका ग्राफ ऐसे जाता है, दिख रहा है, कुछ इस टाइप से उठता है धीरे धीरे, ठीक। इस पॉइंट को हम बोलते हैं नी वोल्टेज। ये जो रेड कलर का डॉट बनाया मैंने, इसे क्या बोलते हैं हम, इसे बोलते हैं नी वोल्टेज। ऊपर मैंने बनाया था फॉरवर्ड बायस का सर्किट डायग्राम, ये आपको नहीं बनाना है ना। बना दोगे तो अच्छा बात है, अगर लगता है कि बना सकते तो बना दो, है ना, फुल में से फुल मार्क्स मिल जाएगा, फिर एग्जाम में तो कुछ भी मार्क्स नहीं काट सकता है। रिवर्स बायस नहीं पूछा था तो रिवर्स बायस हम नहीं बनाएंगे, बस। फिर पूछा है ड्राइव एन एक्सप्रेशन ऑफ एवरेज और मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट फॉर हाफ साइकिल। ये भी आपका 2-3 साल पहले पूछा गया था क्वेश्चन है ना, प्रीवियस क्वेश्चन है। तो हाफ साइकिल के लिए हमें निकालना है एवरेज वैल्यू, और फुल साइकिल के लिए हमें निकालना है आरएमएस वैल्यू। तो एवरेज वैल्यू के लिए 2 मार्क्स और आरएमएस वैल्यू के लिए 3 मार्क्स, ठीक है। जल्दी से करते हैं, मैंने बताया ये हो गया आपका एवरेज वैल्यू के लिए, है ना। तो एवरेज वैल्यू निकालेंगे पहले, तो आई एवरेज क्या होता है, 0 से टी, 0 से टी बाई 2 आई डी टी, ठीक है। डिवाइड बाई क्या करेंगे, डिवाइड बाई करेंगे 0 से टी बाई 2, क्योंकि हाफ साइकिल के लिए पूछा है, यानी हाफ टाइम के लिए, तो 0 से टी बाई 2 डी टी। ऊपर का आई इक्वल टू क्या लिखते हैं, आई नॉट साइन ओमेगा टी, तुमने लिख लिया आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी। इंटीग्रेशन यूज किया, नीचे जो डी टी का इंटीग्रेशन करोगे टी आएगा, लिमिट लगाओगे तो ये नीचे टी बाई 2 आ जाएगा।
ये t/2 ऊपर जाएगा तो बन जाएगा 2π/t, क्या बन जाएगा 2/t, और आई नोट कॉन्स्टेंट है तो आई नोट को मैंने बाहर निकाल दिया, तो इंटीग्रेशन में कौन बच गया, इंटीग्रेशन बच जाएगा सिर्फ sin ओमेगा t dt, 0 से t/2। sin ओमेगा t का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos ओमेगा t, यहाँ लिख लिया हमने, और ओमेगा से ये डिवाइड हो जाएगा क्योंकि इंटीग्रेशन कर रहे हैं। फिर क्या करेंगे, 2 आई नोट बाई टी लिखा, और ओमेगा की वैल्यू क्या पुट होती है, ओमेगा की वैल्यू होती है 2π/t, तो नीचे हो जाएगा 2π/t क्योंकि ओमेगा नीचे था, लिखेंगे 2π/t, टी से टी कैंसिल होगा, 2 से 2 कैंसिल होगा, बच जाएगा आई नोट बाई पाई, और यहाँ पे भी लिमिट लगा लेंगे, तो माइनस कॉस ओमेगा, अपर लिमिट टी लगा लो t/2 माइनस, फिर माइनस कॉस ओमेगा, लोअर, अब जो स्मॉल टी की जगह हम क्या पुट कर लेंगे, टी, जीरो, स्मॉल टी की जगह अब पुट कर देंगे लोअर लिमिट 0, तो पहला टर्म क्या बन जाएगा, पहला टर्म लिखेंगे माइनस कॉस 2π/t, ओमेगा की वैल्यू क्या पुट कर दी 2π/t इंटू t/2, टी से टी मरेगा, 2 से 2 मरेगा, माइनस, ये हो जाएगा माइनस कॉस ओमेगा इंटू 0, जो बन जाएगा एंगल कितना बन जाएगा पूरा, ये कॉस 0, कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, माइनस साइन पहले से था तो ये बन जाएगा -1, ये हो जाएगा आई नोट बाई पाई, ठीक है, और ये हो गया माइनस कॉस पाई, और ये माइनस माइनस हो गया +1, कॉस पाई की वैल्यू होती है -1, तो ये हो जाएगा माइनस इंटू -1 +1, ये टर्म ऐड होकर बन जाएगा 2, तो आई एवरेज की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आई एवरेज फॉर हाफ साइकिल के लिए वैल्यू हो जाएगी 2I0/पाई, ठीक है, ये होगी एवरेज वैल्यू, आपके 2 मार्क्स में पूछा गया है, शॉर्ट में लिखना है एकदम, प्रैक्टिस की हो तभी कर पाओगे, सोचोगे वहां कर लोगे नहीं कर पाओगे, है ना, देख के जाना अच्छे से। बी पार्ट पूछा था हमें आरएमएस वैल्यू निकालने, तो आरएमएस वैल्यू ने क्या किया है, आई आरएमएस निकालने के लिए पहले मैंने स्क्वायर रूट नहीं किया, पहले मैंने आई आरएमएस का स्क्वायर निकाल लिया, बाद में जाकर हम स्क्वायर रूट कर लेंगे, तो मैंने आई स्क्वायर आरएमएस निकाला है, तो आई स्क्वायर आरएमएस क्या हो जाएगा, 0 से टी, फुल साइकिल के लिए हम निकाल रहे हैं तो पूरा टाइम लेंगे, फुल साइकिल का टाइम होता है टी, तो 0 से टी आई स्क्वायर डी टी, आई के लिए पुट कर लेंगे आई नोट साइन स्क्वायर ओमेगा टी, आई नोट का टर्म बाहर आ जाएगा, आई नोट स्क्वायर बाहर आ जाएगा, अंतर बच जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी, ठीक है। अब ये होता है एक फॉर्मूला, कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, तो यहाँ साइन स्क्वायर ओमेगा टी था, थीटा की जगह ओमेगा टी था, तो हम लिख लेंगे 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2, ठीक है, इसको रख के सॉल्व करना, पूरी की मैंने सॉल्व किया, पहले बताया है, आई स्क्वायर आरएमएस की वैल्यू हो जाएगी आई नॉट स्क्वायर बाई 2, और आई आरएमएस की वैल्यू हो जाएगी, दोनों साथ स्क्वायर रूट कर लेंगे तो हो जाएगा आई नॉट बाई √2, ये होता है हमारा आरएमएस वैल्यू का प्रूफ, ये 2 + 3 मार्क्स मिलकर आपका पूरा अल्टरनेटिंग करंट का प्रूफ हो जाता है, यहाँ से प्रैक्टिस करके जाना अच्छे से, है ना, बाकी सब कुछ मैथमेटिक्स है जो आप करते हो पहले से बार बार ना, याद रखना, मैंने यहाँ पर क्या पुट किया है, ओमेगा की वैल्यू 2π/t पुट किया है हर जगह, ठीक है। आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन होता है हमारा कौन सा, लास्ट क्वेश्चन हो जाता है हमारा एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, है ना, उसका एक लेवल डायग्राम बनाओ, ठीक है, ये कितने मार्क्स में पूछा गया है, व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, है ना, तो इसका डायग्राम बनाना है, और क्या कर रहा है कि ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नीफाइंग पावर व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, तो देखो मैं कहता हूँ ये कॉम्प्लिकेटेड है, डायग्राम देख लो एक बार, अगर आपने प्रैक्टिस किया होगा तो आप बना सकते हो, नहीं किया है तो वहाँ नहीं हो पाएगा, करने की कोई जरूरत नहीं है। इसमें लाइट हमेशा कैसे आती है, टेस्को का यूज करते हैं हम कहाँ, टेस्को का यूज करते हैं जब लाइट दूर से आती है, तो लाइट दूर, जब भी लाइट दूर से आती है तो कैसे बनाते हैं हम, पैरेलल, ठीक है, जब पैरेलल आएगी तो वो कहाँ पर मिलेगी, इस पॉइंट पर सब मिला, यहाँ पे इसका एक इमेज बना, उसके बाद क्या हमारे पास एक आई पीस लगा हुआ है, आई पीस लेंस से हम बनाएंगे तो इसका जो फाइनल इमेज बनेगा वो कहाँ मिलेगा हमें, ए बी पर, ठीक है, आपका जो फाइनल इमेज बनेगा वो कहाँ बनेगा, आपका ए बी पर बनता है, ए डबल डैश बी डबल डैश पर आपका इसका फाइनल इमेज बनता है ना। इसका डायग्राम आप चाहो तो कहाँ देखना, मैं कहता हूँ इसका डायग्राम यहाँ से मत देखना, आप एनसीईआरटी का डायग्राम देख लो, है ना, एनसीईआरटी का डायग्राम बड़ा इजी दिया है, तो वहाँ देख लोगे तो अच्छा बात है, ये कर लियो प्रैक्टिस तो अच्छा बात है, नहीं तो आप एनसीईआरटी भी वहाँ देख सकते हो, वहाँ डायग्राम बड़ा सिंप्लीफाइड दिया हुआ है, ठीक है, ये हो गया, ठीक। बी पार्ट पूछा था, है ना, कि इसका क्या लिखना है, आपको मैग्नीफाइंग पावर का डेरिवेशंस करना है, तो डेरिवेशंस करने के लिए लंबा चौड़ा मैंने प्रूफ बताया था, मैंने बताया ऑलरेडी, बस देख लो, है ना, कि आपने ऐसे किया है कि नहीं किया है, ठीक है, बाकी आप कर लोगे इस सब चीज को, टेलीस्कोप को आप अगर लगता है बहुत से स्टूडेंट के सर ये टफ है, तो मैं कह रहा हूँ स्किप कर सकते हो, लास्ट टाइम पे इतना टाइम नहीं बचा है कि इसको भी करके जाओ, इसको छोड़ देना, लेकिन इसके अलावा कंपाउंड माइक्रोस्कोप देख के चले जाना, क्योंकि एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप भी नहीं पूछा गया है ना, जिसके आने के चांसेस कम होते हैं, तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप कम से कम अच्छे से कर लो, ठीक है, और ये हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए भी रहा ये फाइनल, है ना, ये डायग्राम देख लेना, नहीं देख सकते हैं तो मैं कह रहा हूँ कंपाउंड माइक्रोस्कोप देख लेना, इसको स्किप छोड़ सकते हो, नहीं कर पाए लास्ट टाइम पे तो इसको छोड़ दो, मत करो,
ठीक है, टेंशन लेने का जरूरत नहीं है अब क्योंकि अब टाइम नहीं बचा है। ठीक है, तो लास्ट हो गया हमारा सेट 5 का कंप्लीट हो गया। तो हमारा जितना का सेट था सारा का सारा सेट हो जाता है कंप्लीट, सेट 1 to 5। ठीक है, और बाकी जो लास्ट है, आज जो लाइव टेस्ट है वो आज शाम में आपका होगा, इवनिंग में रात के 8 बजे। ठीक है, तो 8 बजे लाइव आकर हम जुड़ जाएंगे और करेंगे लाइव टेस्ट आज टर्म 1 का ऑब्जेक्टिव।